चैप्टर 17 जूनियर से फाइट। एरिया ए20 के बारे में ऋतिक की कहानी सुनकर लीना की आंखों में काफी उत्साह और थोड़ा डर नजर आ रहा था। उसी उत्साह के साथ उसने ऋतिक से कहा, क्या एरिया ए20 में इतने सारे एवोल्व मॉन्स्टर्स हैं? मैं भी रियल कॉम्बैट से ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। लीना की बात सुनकर ऋतिक ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या तुम अब बिगिनर वॉरियर बन गई हो? क्या तुम ऋतिक अल्हावत हो? इससे पहले कि लीना कोई जवाब दे पाती, एक आवाज उन दोनों को सुनाई दी। आरव ने रूखे भाव से ऋतिक की ओर देखा। वो लीना बजाज का साथी था, जो लॉरेंस एकेडमी का निरीक्षण करने आया था। लीना बजाज काफी सुंदर और मनमोहक थी। आमतौर पर उसके पीछे कई लड़के दीवानों की तरह पड़े हुए थे, जिनमें से एक आरव भी था। आरव को पहले ही पता था कि ऋतिक लीना का बड़ा भाई है। ये देखने के बाद कि ऋतिक और वो इतने करीब से बैठे हुए थे, उसे इस बात का काफी बुरा लगा था। मैंने सुना है कि लॉरेंस एकेडमी में लास्ट रैंक पर ऋतिक अल्हावत नाम का एक इंसान है। आरव ने पास खड़ा साथी भी बोल पड़ा। आरव, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इससे पहले कि ऋतिक कुछ बोल पाता, लीना बजाज गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर वो मुड़ी और आरव और उसके साथियों पर चिल्लाने लगी। ज्यादा कुछ नहीं, हम जूनियर्स अपने सीनियर ऋतिक अल्हावत से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। आरव ने अपना हाथ लहराया और हंसते हुए कहा। उसने सुना था कि ऋतिक की तुलना बिगिनर वॉरियर से भी नहीं की जा सकती थी और उसे बेकार समझा जाता था। 2 साल सीनियर जीने के बावजूद आरव को भरोसा था कि वो उसे आसानी से हरा सकता है। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो क्यों ना मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? जब लीना ने आरव की बात सुनी तो वो खड़ी हो गई और लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो भी जानती थी कि ऋतिक मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं था और वे लोग ऋतिक को लड़ने के लिए उकसा रहे थे ताकि वो उसे मार सके। क्यूट गर्ल, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? आरव ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम लीना बजाज है, समझे? लीना ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा। क्या मजाक है? एक सीनियर होते हुए ऋतिक अल्हावत हमसे डर रहा है। आरव ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि लीना ने उससे क्या कहा और उसने ऋतिक को उकसाना जारी रखा। आरव की बातें ऋतिक के दिल को काफी चुभ रही थी। वो जानता था कि आरव बस उसे लड़ाई के लिए उकसाना चाह रहा था, लेकिन अगर वो उनसे नहीं लड़ा तो जो इमेज उसकी एकेडमी में बनी हुई थी, वो बेकार साबित हो जाएगी। अगर तुम मुझसे मार खाने के लिए इतने ही बेकरार हो तो मैं तुमसे जरूर मुकाबला करूंगा। ऋतिक ने एक बेरहमी भरी मुस्कान के साथ आरव से कहा और उड़कर खड़ा हो गया। जब आरव ने ऋतिक की बात सुनी तो वो काफी खुश हो गया। उसे अपनी योजना सफल होती हुई महसूस हो रही थी और अब वो ऋतिक को सबक सिखाने के लिए काफी खुश लग रहा था। बड़े भाई, लीना ने हिचकिचाते हुए ऋतिक से कुछ कहना चाहा। जब आरव ने ये देखा तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गया। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हारे बड़े भाई उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए लीना से कहा। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। दोनों लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़े हुए थे। हाँ, आरव के पास पोटेंशियल की कमी नहीं है और वो मिडल वॉरियर बनने के करीब है। वो कमजोर लड़का उसे हरा ही नहीं पाएगा। मुझे तो डर है कि वो बुरी तरह घायल ना हो जाए। एक स्टूडेंट ने हंसते हुए ऋतिक का मजाक बनाया। अपनी गंदी जुबान बंद रखो, मेरे भाई बहुत पावरफुल है। लीना ने अपनी छोटी सी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। हालांकि उसने ये कह तो दिया था, लेकिन उसे ऋतिक की काफी चिंता हो रही थी। ठीक है, आ जाओ। ऋतिक ने एक गहरी सांस थी और फिर आरव से कहा। ऋतिक के केवल 19 राउंड ही कंप्लीट हो पाए थे और उसका शरीर अभी भी 100 किलो से ज्यादा वजन से भरा हुआ था, इसलिए उसके लिए आरव से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। ऋतिक के इतना कहने के तुरंत बाद आरव ने मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्पीड काफी तेज थी। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और तेजी से ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। ओह नो! अपने सामने का नजारा देखकर लीना का चेहरा परेशानी से भर गया और उसने देखा कि ऋतिक अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, बिना कोई हमला किए। आरव ने एक कुटिल मुस्कान दी और जैसे ही उसका पंच ऋतिक के शरीर पड़ने ही वाला था कि तभी ऋतिक ने अचानक से अपना पंच उसके पंच के सामने कर दिया। एक तेज का धमाका हुआ और आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से ही बदल गए। ऋतिक के पंच से निकले फोर्स से वो काफी ज्यादा शॉक में था और उसी शॉक के साथ वो कुछ कदम पीछे हट गया। तुम उतने ही कमजोर नहीं हो जितना कि मैंने सुना था, लेकिन तुम मेरे इस पंच से बच नहीं पाओगे। आरव ने ऋतिक का मजाक बनाया। फिर उसने एक और पंच बनाया और ऋतिक पर हमला किया। आरव का फ्लाइंग ऐश पंच, ये एक ब्रोंज लेवल की तकनीक है और आरव उसमें महारत हासिल कर चुका है। ये ऋतिक तो गया। अब अपने सामने का नजारा देखकर एक स्टूडेंट ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा। फ्लाइंग ऐश पंच काफी पावरफुल तकनीक थी,
जिससे हवा को भी दो टुकड़ों में कटा जा सकता था और उसके असर से एक पावरफुल फोर्स बाहर निकलती थी। उस हमले को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो उस हमले को डॉच करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारी वजन होने के कारण उसकी स्पीड काफी स्लो हो गई थी। ऋतिक पहले तो 2 हमलों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन जब आरव का अगला पंच उसकी ओर आया तो वो उसे डॉच नहीं कर पाया और फोर्स के कारण वो लगभग जमीन पर गिर ही गया। आरव एक पल के लिए भी नहीं रुका और अगले ही पल उसने एक और हमला ऋतिक की ओर किया। आरव ने फ्लाइंग आई पंच का उपयोग करना जारी रखा और एक के बाद एक पंच ऋतिक के शरीर पर मारता रहा था। आरव ने देखा कि वो ऋतिक को पीछे होने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो गया था, लेकिन दुख की बात थी कि ऋतिक अभी भी खड़ा हुआ था, जिससे वो थोड़ा निराश हो गया। अपने अगले हमले में उसने ऋतिक के सर पर वार करने के बारे में सोचा। भले ही उस हमले से ऋतिक की जान ना जाए, लेकिन ब्रेन हेमरेज होने की संभावना ज्यादा थी। ध्यान से ये नज़ारा देखकर लीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो आरव को रोकने के लिए अंदर भागना चाहती थी, लेकिन कुछ भी करने के लिए उसके पास समय नहीं बचा था। जब ऋतिक ने अपनी ओर आते हुए हमले को देखा तो उसकी आईब्रोज बेरहमी के साथ ऊपर हो गई। जैसे ही आरव का पंच उसके सर पर लगने ही वाला था, ऋतिक ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पंच को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर दिया। आरव का पंच सीधे ऋतिक की बाह पर लगा और इससे पहले कि वो अपने हाथ को उस पर से हटा पाता, ऋतिक ने दोनों हाथों से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे 90 डिग्री में घुमा दिया। चैप्टर 18 सिराज का हमला। ऋतिक ने दोनों हाथों से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे 90 डिग्री में घुमा दिया। आह! आरव की आंखें हैरानी के बड़ी हो गई और वो दर्द में करहाते हुए चिल्लाने कहा। ठीक उसी समय ऋतिक ने उसके पेट पर एक किक मारी और उसे दूर उड़ा दिया। अचानक से हुए इस बदलाव ने सभी को डरा दिया था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक, जिस पर हमला हो रहा थे, वो अचानक से ऐसा पलटवार करेगा। उसका हमला बेहद ही पावरफुल लग रहा था। ऋतिक अल्हावत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आरव अपने साथियों की मदद से खड़ा हुआ और आक्रोश भरी आवाज में उसने ऋतिक से कहा। वो रोहिल्ला फैमिली का यंग मास्टर था और एक कमजोर लड़के ने उसका हाथ तोड़ दिया। वो इसे जिंदा नहीं रहने देगा। बड़े भाई, क्या आप ठीक हो? लीना ने तुरंत ऋतिक के पास जाकर उससे पूछा और वो परेशान होते हुए ऋतिक की बॉडी को एग्जामिन करने लगी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। उसके इक्विपमेंट काफी भारी थे, लेकिन इसके अलावा वो काफी प्रोटेक्टिव भी थे। हालांकि आरव की फ्लाइंग ऐश पंच तकनीक काफी पावरफुल थी, लेकिन इससे उसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी ऋतिक को अपने बगल में एक चमकती हुई आकृति का एहसास हुआ और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ध्यान से ऋतिक ने जल्दी से लीना को दूर धकेल दिया। ऋतिक के पास उस हमले से बचने का समय नहीं था और वो हमला सीधे उसके शरीर से जाकर लगा। उस हमले से ऋतिक काफी पीछे हो गया और उसे अपने सीने में हल्की दर्द का एहसास हुआ। उसकी पीठ एक लकड़ी के ढेर से जाकर टकरा गई और एक जोरदार धमाके के साथ उस ढेर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हमला इतना पावरफुल था कि ऋतिक के मुंह से खून निकलने लगा। भाई, इसे बुरी तरह घायल कर दो, इसे उतना ही दर्द दो जितना कि इसने मुझे दिया है। जब आरव ने उस आदमी को आते हुए देखा तो उसने चिल्लाते हुए उससे कहा। उसके शरीर में अभी भी काफी दर्द हो रहा था और उस दर्द के साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ऋतिक ने देखा कि एक आदमी जो देखने में आरव के जैसा ही था, वो गुस्से के साथ उसे घूर रहा था। ऋतिक ने उसके बारे में थोड़ा और सोचा और उसे मालूम हुआ कि वो इंसान कौन था। मिडल वॉरियर सिराज मल्होत्रा। उसकी फोटो रैंक बोर्ड पर लगी हुई थी जिसमें उसकी रैंक 100 थी। वो एकेडमी के पंच आर्ट ग्रुप का छोटा हेड थे। तुमने उसकी कलाई तोड़ी है, मुझे भी तुम्हारे 4 अंक चाहिए। सिराज मल्होत्रा ने बेरहमी के साथ ऋतिक से कहा और उसकी ओर जाने लगा। जब ऋतिक ने सुना कि सिराज ने उससे क्या कहा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। ऋतिक तुरंत अपनी सुपर आई स्किल से उसका लेवल देखने लगा। नाम सिराज मल्होत्रा, मिडल वॉरियर, स्ट्रेंथ 102, फिजिक 75, स्पीड 46, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 752। ये देखकर ऋतिक को थोड़ी हैरानी हुई। वो इंसान एक ऑफिशियल वॉरियर बनने के बेहद करीब था और उसकी स्पीड के अलावा उसकी बाकी की एबिलिटी भी ऋतिक की तुलना में ज्यादा थी। धत तेरी की। तभी सिराज, जो पहले से ही हमले के लिए तैयार था, उसने अपने पंच से ऋतिक पर हमला कर दिया। नॉर्मल हालातों में ऋतिक उसे चकमा दे सकता था, लेकिन इस समय उस पर 100 किलो से ज्यादा भार था। अब ऐसे में वो एक लंबी आह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक पंच जोर से ऋतिक के सीने पर आकर लगा और उसे महसूस हुआ कि उसका खून तेजी से बह रहा है। अगले ही पल उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकल गया। रुक जाओ,
लीना दौड़कर ऋतिक के पास आए और उसने गुस्से के साथ सिराज से कहा, दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी इसके जैसा ही हो जाएगा। सिराज ने गुस्से के साथ उसे कहा, पीछे हट जाओ लीना। ऋतिक अचानक से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि सिराज दोबारा हमला कर पाता, ऋतिक ने उस पर अपना हमला कर दिया। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो लड़के, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। ऋतिक की हरकतें देखकर सिराज ने हंसते हुए उससे कहा। उसकी नज़रों में ऋतिक की स्पीड काफ़ी कम थी और वो उसके हर हमले को आसानी से समझ पा रहा था। जब ऋतिक ने उस पर हमला किया तो सिराज न तो अपनी जगह से हिला और ना ही बचने की कोई कोशिश की। पलटवार में उसने एक पंच ऋतिक की ओर बढ़ा दिया। वो पंच दूर से देखने में काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर उसके पंच में एक असामान्य शक्तियाँ लिपटी हुई थी। सोर्स पावर। ऋतिक शॉक के मारे फ्रीज हो गया। ये इंसान केवल एक मिडल वॉरियर था और उसने पहले ही साधन तकनीक सीख की थी। वो पहले से ही सोर्स ऊर्जा को अपने शरीर में समा सकता था। अगले ही पल उसका पंच सिराज के पंच से लगने ही वाला था, लेकिन जैसे ही सिराज का पंच उसके करीब आया, सिराज ने तुरंत अपना पंच खोल दिया और ऋतिक की बाहें पकड़ ली। ठीक उसी समय उसने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और हड्डी चटकने जैसी आवाज माहौल में गूंज पड़ी। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और तेज दर्द के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। उसके बाद सिराज ने ओना दाहिना पैर घुमाया और ऋतिक को जमीन पर गिर दिया। उसके पैर तोड़ दो। वे लोग जो आरव के साथ थे जोर से चिल्लाए, जबकि आरव को पहले ही मेडिकल लैब में भेज दिया गया था। सिराज ने देखा कि लीना बजाज गुस्से के साथ उसकी ओर ही आ रही थी तो उसने हवा में अपना एक हाथ लहराया। उसके हाथ से एक हवा का झोंका बाहर निकला जिसके असर से लीना तुरंत जमीन पर गिर गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के, इस दिन को तुम हमेशा याद रखोगे, सिराज ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और ऋतिक के पैर के ऊपर रखने कहा। आज की दुनिया में भी अगर हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती हैं तो उन्हें पहले जैसी स्थिति में वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है और अगली बार उन्हें प्रोस्थेटिक से बदलने की आवश्यकता हो सकती है। ऋतिक ने चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। कमजोर, वो अभी भी बहुत कमजोर था। रुक जाओ सिराज। जैसे ही सिराज ऋतिक के दाहिने पैर पर कदम रखने ही वाला था, एक आवाज उस एरिया में गूंजने लगी। सिराज उस दिशा में मुड़ गया जहां से आवाज आई थी और उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो रुका नहीं और ऋतिक पर वापस से वार करने लगा। पैंग! लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी वार कर पाता, अचानक से उसे अपने शरीर पर एक फोर्स महसूस हुआ और वो कई कदम पीछे हट गया। चैप्टर 19 ऑब्जर्व सोर्स एनर्जी। इससे पहले कि सिराज कोई भी वार कर पाता, अचानक से उसे अपने शरीर पर एक फोर्स महसूस हुआ और वो कई कदम पीछे हट गया। सिराज, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रोफेसर राजीव ने सिराज से कहा और जब उन्होंने पाया कि ऋतिक ठीक है तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। ऋतिक के अंदर काफ़ी सुधार हुआ था और उनके हिसाब से अगर ऋतिक मेहनत करता है तो वो दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर्स की रैंकिंग में जा सकता है। ये सच में अफसोस की बात होती अगर सिराज ऋतिक को हमेशा के लिए घायल कर देता और उन्हें सिराज पर काफ़ी गुस्सा सा रहा था। ओह, तो आप प्रोफेसर राजीव हैं? सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने से नीची रैंक वाले स्टूडेंट पर अपना जोर दिखा रहे हो, क्या इसलिए तुम इतने पावरफुल हुए हो? प्रोफेसर राजीव के सख्ती के साथ सिराज से सवाल किया। प्रोफेसर राजीव सिराज की आदतों से काफ़ी परेशान थे, लेकिन सिराज मल्होत्रा फैमिली से था और मल्होत्रा फैमिली का इस एरिया में काफ़ी नाम था। साथ ही उन्होंने इस एकेडमी के निर्माण लिए काफ़ी खर्चा किया था। उसने सबसे पहले मेरे छोटे भाई आरव की कलाई तोड़ी, सिराज ने नर्म लहजे के साथ कहा। उसने ऋतिक को ऐसे देखा मानो किसी मारे हुए इंसान को देख रहा हो। एक बार जो उसने ठान लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही वो अभी ऋतिक के हाथ पैर नहीं तोड़ सका, लेकिन एकेडमी के बाहर या छुट्टियों के दौरान ऐसा कर सकता था। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोफेसर राजीव हमेशा उसके साथ रहेंगे। सिराज भाई ने सही कहा, ऋतिक ने ही लहले हमें धमकाया था। आरव के कमीने दोस्तों ने भी सिराज की हाँ में हाँ मिलाई। पहले आरव ने ही कहा था कि वो लड़ाई करना चाहता गई और उसने भाई के सर पर हमला करने के लिए अपनी सबसे पावरफुल पंच तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे साफ पता चलता है कि आरव भाई की जान लेना चाहता था। लीना ने हल्के गुस्से के साथ प्रोफेसर राजीव से कहा। अब ये तो एकेडमी ही तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही। प्रोफेसर राजीव ने दोनों को शांत करते हुए कहा। उस एरिया में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे और वे आसानी से ये पता लगा सकते थे कि गलती किसकी थी।
सिराज ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया और वहां से जाने लगा। सिराज मल्होत्रा, मैं तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट बैटल करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। ठीक उसी समय ऋतिक उठा और बेरहमी भरी मुस्कान के साथ सिराज से कहने लगा। सिराज एक पल को रुका और अपने पीछे पलटते हुए ऋतिक से बोला, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऋतिक, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। जब प्रोफेसर राजीव ने ये सुना तो उसने तुरंत ऋतिक को इशारों से समझाना चाहा। मार्शल आर्ट की लड़ाई का दूसरा नाम जिंदगी और मौत की लड़ाई। दो लोग तब तक एक दूसरे से लड़ सकते थे जब तक कि दूसरा पक्ष हार नहीं मान लेता, और अगर कोई मारा जाता है तो ये उसकी ही गलती मानी जाती थी। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझसे जिंदगी और मौत का मुकाबला करने की? ऋतिक ने सिराज से कहा। क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जान से मार पाओगे? सिराज ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट हॉल में मिलते हैं। इतना कहकर सिराज वहां से चला गया। बड़े भाई, ये मार्शल आर्ट बैटल क्या होता है? लीना ने घबराते हुए ऋतिक से सवाल किया। कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सी फाइट है, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। फिर तो आप उसे अच्छे से सबक सिखाना और मेरी तरफ से उसे ऐसा धोना कि उसे अपनी नानी याद आ जाए, लीना ने हल्के गुस्से के साथ कहा। फिर उसने थोड़ा परेशान होते हुए उससे आगे कहा, और आप भी जल्दी से रिकवर हो जाए। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने मुस्कुराते हुए हामी में ओना सर हिला दिया। तुम सचमुच उससे लड़ने जा रही हो? प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक से पूछा। तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है और इतने कम समय में तुमने काफी सुधार किया है, लेकिन सिराज मल्होत्रा जल्द ही एक ऑफिशियल वॉरियर बनने वाला है। अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारे जीतने के चांस काफी कम है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, ऋतिक ने ओना सर हिलाते हुए कहा। जब सिराज उस पर अपना कदम रखने वाला था तो इसे बर्दाश्त करना उसके वश में नहीं था, और अब वो उससे अपना बदला लेकर रहेगा। इसके अलावा पुराना ऋतिक को पहले भी काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। अपने कमरे में वापस आकर ऋतिक ने अपने बैग से दावा की बोतल निकाली और अपने टूटे हुए हाथ पर लगा ली। सबसे पहले वो उस दवा के असर को आजमाना चाहता था, वो उसे गिफ्ट पैक से हासिल हुई थी। ऋतिक काफी सरप्राइज था ये देखकर कि उस दवा ने उन्हें असर दिखा दिया था और उसका टूटा हुआ हाथ ठीक जीने लगा। जहां तक मार्शल आर्ट की लड़ाई में सिराज के साथ लड़ने का फैसला था, तो ऋतिक ने इस बारे में काफी सावधानी से सोचा था और ये कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं था। उसकी फ्यूरी स्किल वापस से एक्टिवेट हो सकती थी और उसकी पावर्स भी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उसके जीतने के चांस ज्यादा थे। हालांकि वो दवाई काफी असरदार थी और उसकी टूटी हुई हड्डियां जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी ऋतिक ने आज भाला तकनीक को सीखने के इस ख्याल को गिव अप कर दिया। इसके बजाय उसने रैपिड ग्रोथ स्किल कार्ड को बाहर निकाल लिया। क्या आप रैपिड ग्रोथ स्किल कार्ड का यूज करना चाहते हैं? कार्ड को निकालने के बाद ऋतिक को अपने दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन नजर आया। हाँ, सिस्टम ने तुरंत उल्टी गिनती शुरू कर दी। इस समय ऋतिक को लगा कि उसका दिमाग एकदम साफ हो गया था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कई चीजों का पता लगा सकता था जो वो पहले नहीं कर सकता था। ऋतिक तुरंत बिस्तर पर बैठकर ध्यान तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। सोर्स एनर्जी, जैसा कि उस तकनीक में लिखा हुआ था, ऋतिक ने उसी नियम का पालन किया, लेकिन फिर भी वो सोर्स ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाया। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। अब उसे समझ आ रहा था कि एक ऑफिशियल वॉरियर बनना कितना मुश्किल था। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और सोचा कि कैसे सिराज मल्होत्रा सोर्स ऊर्जा को अपने शरीर में समाने में काबिल हुआ होगा। ऋतिक ने अपने शरीर को आराम दिया और इसे महसूस करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया। ऋतिक ने अपने बाकी के ख्यालों को साइड कर दिया और ध्यान की तकनीक कर ध्यान लगाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके बिंदुओं में हल्की गर्माहट बढ़ रही थी, जिससे ऋतिक को मन ही मन थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। आखिरकार मैं सफल रहा, ऋतिक उठ खड़ा हुआ और खुशी के मारे दीवार में एक मुक्का मार दिया। आह! दर्द के मारे ऋतिक के मुंह से हल्की चीख निकल गई और उसकी सारी हंसी रोने में बदल गई। पहली सफलता के साथ ऋतिक ने फिर से ध्यान तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की। सोर्स एनर्जी उसके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, हड्डी और कोशिका में लगातार बह रही थी। चैप्टर 20 ट्रेनिंग। सोर्स एनर्जी अभी बहुत कम थी, लेकिन निरंतर ध्यान लगाने के बाद उसका शरीर मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स एनर्जी को समाने में सक्षम हो जाएगा। शरीर को मजबूत बनाने के अलावा सोर्स एनर्जी को अपने शरीर में जमा भी किया जा सकता था, और जब कोई किसी तकनीक का यूज़ करेगा तो सोर्स एनर्जी की मदद से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ऋतिक को पता था कि वो सोर्स एनर्जी को इसलिए अब्सॉर्ब करने में कामयाब हुआ था क्योंकि रैपिड ग्रोथ कार्ड ने इस काम में उसकी मदद की थी। साथ ही
ऋतिक को एहसास हुआ कि सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने से उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। हालांकि ये स्पीड काफी धीमी थी और उससे 1 घंटे में केवल 100 पॉइंट्स ही बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात में ये 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं इन सब से अलग ऋतिक द्वारा सिराज मल्होत्रा से मार्शल आर्ट मुकाबले की खबर पूरी एकेडमी में फैल गई थी। ऋतिक अल्हावत, उस बेचारे को तो पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हाँ, मैं देखना चाहूंगा कि लड़ाई के दौरान सिराज उसे कैसे पीट पीट कर मार डालता है। क्या मजाक है, वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। क्लास 29 के अलावा भी बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स को ये खबर किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। कई लोगों ने देखा था कि कैसे ऋतिक ने अभिनव खन्ना को हरा दिया था, लेकिन उनमें से अधिकांश को अभी भी यही लग रहा था कि वो बस उसकी अच्छी किस्मत की वजह से हुआ था। फिलहाल अभी 1 साल का सेशन समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए पावर रैंकिंग में ऋतिक अभी भी सबसे लास्ट रैंक पर था। ऋतिक सिराज मल्होत्रा से लड़ना क्यों चाहता है? जेम्स ने ऋतिक की सीट की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसने ऋतिक की पावर्स को देखा था, लेकिन फिर भी वो उतना पावरफुल नहीं था जितना कि सिराज मल्होत्रा था। बड़े भाई, तुम्हें उसे मारना ही होगा। नहीं, उसे मारना मत, आप उसके सारे अंग तोड़ देना, आरव ने सिराज से कहा। हालांकि उसका हाथ ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिनों का समय कहने वाला था। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। वो केवल हमारी मल्होत्रा फैमिली को उकसाने के लिए अपनी मौत को दावत दे रहा है। सिराज ने अपना सर हिलाया और कहा। उसने चाय का एक घूंट लिया और थोड़ी ही देर बाद एक आदमी अंदर आया। छोटे मास्टर, ऋतिक अल्हावत इन 2 दिनों में सुबह से रात तक ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ लगा रहा है, इसके अलावा उसने कुछ और नहीं किया। उस आदमी ने सिराज को इज्जत के साथ जवाब दिया। दौड़ लगा रहा है? सिराज ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। उस लड़ाई के बाद वो जानता था कि ऋतिक वास्तव में इतना बेकार भी नहीं था, और यहाँ तक कि उसके पास युद्ध की थोड़ी ताकत भी थी, वरना वो आरव की कलाई को तोड़ने में सक्षम नहीं होता। शुरू में सिराज ने सोचा था कि ऋतिक के पास उसे हराने का एक तरीका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ब्रोंज स्किल ब्लास्ट फिस्ट, जैसा कि इसका नाम है, ये हवा में ब्लास्ट करती है और इसे करीब से लड़ने वाली लड़ाइयों में काफी पावरफुल माना जाता है। ऋतिक ने खुद में बड़बड़ाते हुए अभ्यास करने के लिए सोना पंच लहराया। ये पंच ब्रोंज लेवल की एक स्किल थी, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति किसी सिल्वर लेवल की स्किल के बराबर थी। ऋतिक को ये स्किल लाइब्रेरी से हासिल हुई थी, जो धूल से सनी हुई एक कोने में रखी हुई थी। पहले तो ऋतिक को ये थोड़ा अजीब लगा, कोई भी इंसान इतनी पावरफुल स्किल को सीखना क्यों नहीं चाहता। लेकिन पूछताछ के बाद उसे पता चला कि इस स्किल का नाम ब्लास्ट पंच था। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचाना होता था। इस स्किल से होने वाले ब्लास्ट के असर से उसे यूज करने वाले को भी झटका लग सकता था। अगर इस स्किल को यूज करने वाला कमजोर हुआ तो फिर वो खुद को ही घायल कर लेगा। सुबह होने तक ऋतिक खुद को ट्रेन करता रहा था और सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहा। डिंग, कंग्रेचुलेशन मस्ती, आपने लेवल 11 हासिल किया है। अपने पावर स्क्रीन पर आ रहे शब्दों को देखकर ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गहराई से सोचने के बाद उसे लगा कि ये सही था। लगातार सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ऋतिक को और भी ज्यादा पोटेंशियल हासिल होता गया, जिससे उसका लेवल बढ़ गया। ऋतिक ने तुरंत अपनी डिटेल्स चेक की। नाम ऋतिक अल्हावत, लेवल 11, एक्सपीरियंस 65, अगले लेवल में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 2,20,108, स्ट्रेंथ 78, फिजिक 50, स्पीड 52, स्किल सुपर आई स्किल फ्यूरी, एंगर पॉइंट्स 0 आउट और 100, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 699, पोटेंशियल पॉइंट्स 11। हम 11 पोटेंशियल पॉइंट्स, इन्हें कहाँ जोड़ना चाहिए? इस बारे में थोड़ा और सोचने पर ऋतिक 10 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी फिजिक और 1 पोटेंशियल पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है। बहुत जल्द ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके शरीर में हल्की एनर्जी बह रही थी। उसके शरीर पर जो बोझ था वो अब कम होता हुआ महसूस हो रहा था। ऋतिक ने अपनी पावर स्क्रीन पर देखा, जहां उसकी प्रोग्रेस 9500 पर पहुंच गई थी। हाय, ये अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? अपनी प्रोग्रेस को देखकर ऋतिक का रोने का मन कर रहा था। हालांकि वो बोझ अब कम हो गया था, लेकिन जो बोझ उसने झेला था वो उसके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल था। ऋतिक वापस में अपने कमरे में लौट आया और बची हुई दावा अपने शरीर पर लगा ली। ऋतिक को महसूस हुआ कि ब्लास्टिंग पंच तकनीक को सीखने से उसके सभी घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। ऋतिक वही पालथी मारकर बैठ गया और सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा।
ध्यान लगाने में एक्सपर्ट होने के बाद ऋतिक सोते हुए भी सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता था। हालांकि वो स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही था। चैप्टर 21 मार्शल आर्ट फाइट। ऋतिक सोते हुए भी सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता था। हालांकि वो स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही था। मार्शल आर्ट लड़ाई। मार्शल आर्ट की लड़ाई शुरू होने वाली है। वो रात लोगों के लिए काफी उत्साह से भरी हुई थी। मार्शल आर्ट हॉल में सभी सीटें भरी होने के कारण बड़ी संख्या में वॉरियर्स ग्राउंड में मौजूद थे। कई लोग आने वाली लड़ाई को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। काफी लंबा समय बीत गया जिंदगी और मौत की लड़ाई को हुए। लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी सामने की सीट पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। हाँ मास्टर आहूजा, प्रोफेसर राजीव ने हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा। वे लोग जजेस के पैनल में बैठे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मास्टर आहूजा था, उनके अलावा 2 और लोग वहां पर मौजूद थे जो कि लॉरेंस एकेडमी के ही टीचर थे। प्रोफेसर राजीव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिराज मल्होत्रा से कहूंगा कि वो ऋतिक को जान से न मारे। सिराज मल्होत्रा का टीचर, क्लास 2 का हेड, प्रोफेसर अनमोल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक कमजोर वॉरियर अपने सीनियर को मार्शल आर्ट फाइट के लिए चुनौती दे रहा था। क्या वो अपनी मौत को दावत नहीं दे रहा है? कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, प्रोफेसर राजीव ने कहा। राजीव, तुम अभी भी पहले की तरह ही जिद्दी हो, अनमोल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र में लड़ाई का अंजाम पहले ही तय हो गया था। फाइट शुरू होने वाली है, दोनों वॉरियर्स अरेना में आ जाए। रेफरी ने तेज आवाज में घोषणा की और उसकी आवाज हॉल के कोने कोने में गूंज गई। हॉल के दोनों कोनों पर खड़ी 2 परछाइयां तेजी से ग्राउंड की ओर जाने लगी। ऋतिक ने काली शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में चांदी का भाला लिए हुए था। इस अवतार में वो किसी मूवी के हीरो से कम नहीं लग रहा था। ओह वाओ, ये कितना हैंडसम है ना, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? लीना बजाज, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, उसकी एक फ्रेंड ने ऋतिक की ओर देखते हुए उससे सवाल किया। हाँ, जब लीना ने ऋतिक की तारीफ सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन ऋतिक की होने वाली लड़ाई के बारे में सोचकर उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उस दिन के बाद से ही उसे पता चल गया था कि मार्शल आर्ट की लड़ाई बेहद खतरनाक होती थी। आप कर सकते हैं, लीना ने अरेना में मौजूद ऋतिक की ओर देखते हुए मन ही मन कहा। दूसरी ओर सिराज एक लंबी तलवार और आंखों में ठंडी चमक के साथ खड़ा हुआ था। वो आसानी से समझ सकता था कि ऋतिक पहले से थोड़ा पावरफुल हो गया है। क्या ये सब बेवकूफ़ों की तरह दौड़ लगाने से हुआ है? गुड लक मेरे यार, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना। जेम्स अपनी सीट से खड़ा हुआ और चिल्लाया, हालांकि ऋतिक को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। क्लास 29 के सभी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे और जब उन्होंने ऋतिक को देखा तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ऋतिक अल्हावत, तुम हार नहीं सकते वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, महर चंदेला ने ऋतिक की ओर नजरें घुमाते हुए कहा। हालांकि शुरू में वो ऋतिक के खिलाफ था, लेकिन अगर ऋतिक इस लड़ाई में जीतता है तो ये उनकी क्लास के हर स्टूडेंट के लिए सम्मान की बात होगी। लॉरेंस एकेडमी में क्लास 8 को परिणामों के आधार पर रैंक किया गया था। क्लास 8 के वॉरियर्स काफ़ी पावरफुल थे जबकि क्लास 29 के वॉरियर्स काफ़ी कमज़ोर। ठीक है वॉरियर्स, साल की पहली मार्शल आर्ट लड़ाई शुरू होने वाली है। एक ओर हमारे पास क्लास 29 के ऋतिक अल्हावत और दूसरी ओर हमारे पास क्लास 2 का सिराज मल्होत्रा। ठीक उसी समय मास्टर आहूजा, जो जजेस के पैनल में बैठे हुए थे, माइक्रोफोन में चिल्लाए और उनकी आवाज़ वहां चारों ओर गूंज गई। सिराज, सिराज। मास्टर आहूजा की घोषणा के बाद अधिकांश लोग सिराज के नाम के नारे लगाने लगे। हालांकि सिराज मल्होत्रा 100 रैंक पर था, लेकिन टॉप 100 में होने के कारण वो काफ़ी फेमस था और ज़्यादातर लड़कियां उसकी दीवानी थी। वही ठीक इसके उल्टा कई लोग ऋतिक का मजाक बना रहे थे। ऋतिक, ऋतिक। लीना और उसी दोस्त ऋतिक के सपोर्ट में चिल्लाने लगी, जिस कारण जो लोग ऋतिक का मजाक बना रहे थे उनकी आवाज़ कहीं दब सी गई थी। घड़ी में 8 बज रहे थे और मास्टर आहूजा ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, दोनों वॉरियर्स तैयार हो जाओ, जो सबसे पहले हार स्वीकार करेगा वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। क्या तुम घुटने टेकने और हार मानने या फिर मेरे हाथों मारे जाने के लिए तैयार हो? सिराज ने बेरुखी के साथ ऋतिक से कहा। कोशिश करके देख लो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरे हाथ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ऋतिक ने बेरहमी के साथ उसे जवाब दिया। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? ऋतिक की बात सुनकर सिराज का चेहरा तुरंत ही बदल गया और उसने अपनी स्वॉर्ड से ऋतिक पर हमला किया।
जैसे ही वो स्वॉर्ड ऋतिक की ओर गर्दन की ओर जाने लगी, वो एक कोल्ड लाइट के साथ फ्लैश हो जाती है। ब्रोंज स्किल, ब्लडी थरस्ट। किसने सोचा होगा कि सिराज अपने पहले ही हमले में उसे जान में मार डालेगा। कुछ स्टूडेंट सदमे में चिल्लाने लगे। ब्लड थरस्ट तकनीक बेहद तेज थी और सामने वाले की प्रतिक्रिया से पहले ही उसकी जान लेने में सक्षम थी। जब लीना ने ये नज़ारा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई और मानो उसका दिल उसके गले में आ गया। टोन। ठीक उसी समय ऋतिक की आंखों में बेहरामी झलकने लगी और उसके हाथ में मौजूद सिल्वर इमोर्टल सोल तेजी से रिएक्ट करने लगा। ऋतिक ने पलटवार में अपने भाले को उसके सामने कर दिया। भाला और स्वॉर्ड तेजी से आपस में टकराए और एक तेज की आवाज के साथ पूरा ग्राउंड गूंज गया। क्या उसने इसे ब्लॉक कर दिया? हालांकि वो एक ब्रोंज स्किल थी, लेकिन स्वॉर्ड की स्पीड ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कोई भी नॉर्मल वॉरियर प्रतिक्रिया न दे सके। लेकिन किसने सोचा था कि ऋतिक को सिराज के हमले के बारे में पहले से ही पता था और उसने हमले को रोकने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल किया था। अपने सामने के नज़ारे को देखकर चारों ओर हंगामा मच गया था। अगर उन्होंने ऋतिक का चेहरा नहीं देखा होता तो उन्हें यही कहता कि ये इंसान कोई और था। चैप्टर 22 फाइट विद सिराज। ओह थैंक गॉड, भाई ठीक हैं। लीना ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, लेकिन वो अभी भी चिंता भरी निगाहों से एरिया में ही देख रही थी। वहीं दूसरी ओर ऋतिक के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। हालांकि उसने हमले को रोक दिया था, फिर भी उसे अपनी गर्दन पर हल्की चुभन महसूस हो रही थी। साथ ही उसकी गर्दन पर हल्की खरोच आ गई थी। मुझे लगा ही था, सिराज ने मन ही मन कहा। वो थोड़ा हैरान था कि ऋतिक ने उसके हमले को ऐसे ही रोक दिया, लेकिन इससे वो घबराया नहीं, बल्कि लगातार ऋतिक पर अपनी स्वॉर्ड से वार करने लगा। पैंग पैंग पैंग। सिराज तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऋतिक को हमला करने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था। ऋतिक भी उसके हमले को लगातार डॉज कर रहा था और अपना भला घुमाते हुए पीछे हट रहा था। ऋतिक के शरीर पर कई सारे कट्स के निशान थे जिनमें से हल्का खून बह रहा था। क्या बात है लड़के, तुम अपनी इस स्पीड से मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम या तो बहुत सीधे हो या फिर बहुत बेवकूफ़। सिराज ने और भी तेजी से आगे बढ़ते हुए ऋतिक को ताना मारा। सिराज ने अपनी स्वॉर्ड को सोर्स एनर्जी से भर दिया और अगले ही पल उस स्वॉर्ड के ऊपर एक ऑरा नजर आने लगी जो बेहद ही खतरनाक लग रही थी। ऋतिक अपने ऊपर हो रहे फिजिकल अटैक्स को तो रोक सकता था, लेकिन उसे उस स्वॉर्ड की ऑरा से हल्का दर्द महसूस हो रहा था। पावरफुल, वो सच में उतना ही पावरफुल है जितना कि 120 रैंक का वॉरियर होना चाहिए। इस शानदार लड़ाई को देखकर कुछ वॉरियर्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर राजीव की आईब्रोज सिकुड़ गई थी। सिराज मल्होत्रा काफी मजबूत था और उसने कई बार अपनी जान को जोखिम में डाला था, जबकि ऋतिक पहली बार किसी जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल हुआ था। उसकी मौजूदा ताकत सिराज की ताकत से काफी कम थी और प्रोफेसर राजीव को यही लगता था कि इस लड़ाई में जीत सिराज की ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जीतने की एक उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने खुद ऋतिक के पोटेंशियल को महसूस किया था। प्रोफेसर राजीव की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ऋतिक का सामना एक मिडल वॉरियर से था जो ऑफिशियल वॉरियर बनने के बेहद करीब था। सिराज के हमले किसी तूफान की तरह स्वॉर्ड्स उगलते हुए अपने दुश्मन पर वार किए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिराज ऋतिक को कमजोर समझ रहा था, हैरानी तो उसे भी हो रही थी जो उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। ऋतिक काफी कमजोर था, भले ही वो उसके हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन उसके पास पावरफुल हमलों को डॉज करने की क्षमता नहीं थी। और जैसे जैसे समय बीत रहा था ऋतिक थोड़ा कमजोर होता हुआ महसूस हो रहा था। ये लड़का अभी भी सिराज मल्होत्रा को चुनौती देने की हिम्मत करता है। मैं देख रहा हूँ कि वो बस मरने वाला है। अजय सबरवाल, जो एक कोने की एक सीट पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें जहर उगर रही थी। हालांकि ऋतिक ने जो उसका हाथ तोड़ा था वो ठीक हो गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी बेइज्जती को भूला नहीं था। नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा, विवेक शर्मा ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि सिराज के हमले लगातार खतरनाक होते दिख रहे थे, लेकिन उसके ऋतिक को मारने का कोई रास्ता नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो केवल छोटे मोटे घाव ही ऋतिक के शरीर पर छोड़ पा रहा था। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मरो अब। ऋतिक को बार बार अपने हमलों को नाकाम करता देख सिराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक तेज की दहाड़ लगाए और अपने शरीर से निकली हुई सोर्स एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड को ढक लिया। फ्लेम स्ट्राइक तकनीक, सिराज ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वो ऋतिक की ओर बढ़ा, उसकी स्वॉर्ड को तुरंत आग की लपटों ने घेर लिया। अब देखता हूँ तुम कैसे इसे रोकते हो।
सिराज की आंखों में बेरहमी झलक रही थी और वो उसी बेरहमी के साथ ऋतिक पर एक और खतरनाक हमला करने लगा। उस हमले को देखकर ऋतिक की आईबोर्ड सिकुड़ गई थी, उसकी बहुत सी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन अगर उसने इस हमले को नहीं रोका तो आग की लपटें उसे जलाकर भस्म कर देंगी। ऋतिक काफी देर से पावर अप स्ट्राइक का यूज करने की सोच रहा था, लेकिन एंगर पॉइंट्स को पूरा होने में अभी 9 पॉइंट्स की कमी थी। हंड्रेस बट फेसिंग फीनिक्स। ऋतिक ने दांत भींचते हुए अपना पहला हमला किया। उसके शरीर से सिल्वर रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी, जिसने उसके भाले को चारों ओर से घेर लिया। एक तेज के धमाके के साथ एक विशाल परछाई सामने आने लगी, जिसने एक चिड़िया का रूप ले लिया जो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी। क्या वो कौन सी तकनीक है? जब प्रोफेसर राजीव ने अपने सामने का नजारा देखा तो एक झटके के साथ वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी स्किल पहले कभी नहीं देखी थी और उन आग की लिपटों में एक खतरनाक एनर्जी बहती हुई महसूस हो रही थी। 1 मिनट, क्या ऋतिक अलावत तकनीकों को सीखने में कामयाब हो गया? अपनी स्किल में सोर्स एनर्जी के मिल जाने से वो तकनीक पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। दोनों हमले आपस में टकराए और तुरंत एक पावरफुल फोर्स ने पूरे अरेना को घेर लिया। सिराज और ऋतिक ने अपने हथियारों से एक दूसरे की ओर हमला किया। मेटल्स के टकराने की आवाजें लगातार गूंज रही थी। सिराज की स्वॉर्ड ऋतिक के सीने को चीरना चाहती थी, लेकिन ऋतिक का भाला उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ऋतिक के भाले ने अचानक से किसी ड्रैगन की तरह सिराज के ऊपर हमला कर दिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? जब सिराज की स्वॉर्ड ने ऋतिक के हमले को रोक दिया तो उसने एक बेरहमी भरी स्माइल के साथ ऋतिक से कहा। पैंग! एक बार फिर स्वॉर्ड और भाला आपस में टकराए, जिसके असर से ऋतिक का हाथ सुन्न पड़ गया और भाले पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। जैसा कि 100 रैंक के वॉरियर से आशा थी, सिराज मल्होत्रा की पावर काफी ज्यादा थी। सिराज की स्वॉर्ड अचानक से किसी स्पिरिट की तरह ऋतिक की ओर जाने लगी। वो स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऋतिक को उसके बार से बचने का समय नहीं मिला और एक कट उसके कंधे पर जाकर लगा, जिसमें से हल्का खून बहने लगा। पैंग! हमले के लगते ही ऋतिक किसी टूटी पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा। उस नज़ारे को देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। हालांकि ऋतिक सिराज के ज्यादातर हमलों को रोकने में सक्षम था, लेकिन इस बार वो बुरी तरह घायल हो गया था। मुझे चोट पहुंचाने के लिए अब तुम शांति से अपनी मौत को अपना सकते हो। इससे तुम्हारी उतनी बदनामी नहीं होगी जितनी कि तब होती जब मैं तुम्हें एक ही बार में जान से मार डालता। जैसे ही आग की लपटें शांत हुई, सिराज का जला हुआ चेहरा सबके सामने आया। उसके कपड़े जले हुए थे और वो बुरी तरह घायल हो गया था। बड़े भाई! लीना अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। शांत हो जाओ लीना, मुझे लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। लीना के साइड में बैठी उसकी फ्रेंड ने उसे शांत करते हुए कहा। सभी को यही लगता था कि ऋतिक बस अब मरने ही वाला है, लेकिन किसने सोचा था कि ऋतिक वापस से खड़ा हो रहा था। लेकिन उसकी हालत पहले से काफी बुरी लग रही थी। उसकी शर्ट पूरी तरह से जल गई थी और उसका चेहरा एक साइड से आग में झुलस गया था। ऋतिक ने अपनी शर्ट को पकड़कर उसे अलग कर दिया, फिर हंसते हुए सिराज से बोला, मैं बस वार्म अप कर रहा था मेरे दोस्त, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। चैप्टर 23 प्रोग्रेस कंप्लीट। ये इसने क्या पहना हुआ है? जब ऋतिक ने अपनी शर्ट को अलग किया तो उन्हें अंदर एक काली चीज दिखाई थी, जो शायद एक काले रंग का आर्मर था। क्या ये सच में इतना पावरफुल है जो फाइट के दौरान इतना भारी वजन उठाए हुए था? कई लोगों ने जब ऋतिक के शरीर पर आर्मोर को देखा तो वे सभी लोग काफी शॉक में थे। अगर ऐसा था तो ऋतिक की असली पावर्स क्या होंगी? इस समय ऋतिक को अपने शरीर का सारा खून उबलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाए और अपने आर्मोर, ब्रेसेज और लेग गार्ड को उतार दिया। जैसे ही उसने उन्हें उतारकर जमीन पर फेंका, उनमें से तेज धमाके की आवाजें आने लगी। फाइट के दौरान उसकी प्रोग्रेस पूरी हो गई थी और उसे 25 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे। ऋतिक ने 21 पोटेंशियल पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिए, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 100 हो गई थी, जबकि बाकी बचे पॉइंट्स अपनी फिजिक में ऐड कर दिए। ये क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऋतिक ने फाइट करने के लिए ये इक्विपमेंट्स पहने हुए हो? प्रोफेसर राजीव ऋतिक के करीब थे और उन्होंने जमीन पर फेंकी गई उन चीजों से निकलती हुई आवाजों पर ध्यान दिया, जिससे उनकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ये लड़का तो काफी दिलचस्प है, मास्टर आहूजा ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। दूसरी ओर सिराज के टीचर प्रोफेसर शर्मा ने अपनी भौहें तान ली। सिराज के चेहरे का रंग फीका हो गया था। उसने एक बार फिर अपनी सोर्स एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में भरा, फिर उसने एक और हमला ऋतिक पर कर दिया। यही सही समय है।
ऋतिक का चेहरा बेरहमी से भर गया था। हाथ में सिल्वर भला लिए वो आगे बढ़ा और उसने भी अपना हमला कर दिया। क्लैश क्लैश क्लैश, दोनों के हथियार तेजी से आपस में टकराए और हर जगह चिंगारी भड़क उठी। ऋतिक का भाला बिजली की स्पीड से चला और सिराज पर लगातार हमला करता रहा। ये कितना पावरफुल हो गया है। ऋतिक की मौजूदा ताकत पहले से बिल्कुल अलग थी। चाहे स्ट्रेंथ हो या स्पीड, सभी कुछ पावरफुल होता हुआ महसूस हो रहा था। सिराज की आईब्रोज सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि भाले की नोक उस पर वार कर रही है और उसने उस हमले रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। फिर उसने भाले को दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई, लेकिन ऋतिक ने तुरंत रिएक्ट किया और हवा में एक छलांग लगा दी। सिल्वर इमोर्टल सोल को दोनों हाथों से पकड़कर ऋतिक ने एक खतरनाक हमला सिराज के ऊपर किया। फेसिंग फीनिक्स तकनीक। अगर पॉइंट्स की गिनती 100 पर पहुंच गई थी, ऋतिक ने इस हमले के लिए अपने शरीर की सारी सोर्स एनर्जी को अपने सिल्वर इमोर्टल सोल में भर दिया। भाले की नोक पर एक पावरफुल ऑरा दिखाई देने लगी जिसने वहां का माहौल काफी भयानक बना दिया। टोन। भाले की नोक से अचानक से एक बड़ी ज्वाला निकली। आग की लपटें एक विशाल जलने वाले पक्षी में तब्दील हो गई और ऋतिक के साथ सिराज मल्होत्रा की ओर जाने लगी। इस समय ऋतिक किसी नर्क से निकले हुए शैतान की तरह लग रहा था, जिसे चारों ओर से आग ने लपेटे हुए था और उसके ऊपर एक चिड़िया उड़ रही थी जिसका शरीर आग में जल रहा था। भाला तेजी से कांप रहा था और ऐसी आवाज निकाल रहा था मानो उसे सुनने से किसी की रूह तक कानो जाए। ये बहुत पावरफुल है। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। जलता हुआ पक्षी अपार शक्तियों से भरा हुआ था और उसके चारों ओर की हवा अस्त व्यस्त हो गई थी। पावर अप स्ट्राइक के साथ इस तकनीक का यूज करना सच में काफी भयानक होने वाला था। सब खत्म हो गया। सिराज मल्होत्रा मारा जाएगा। सिराज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और उसने उसी डर के साथ अपनी स्वॉर्ड से ऋतिक की ओर वार किया। विशाल जलते हुए पक्षी ने उसकी स्वॉर्ड को अपनी आग की लपटों से घेर लिया। फिर एक झनकार के साथ भाले की नोक ने सिराज की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उस जलने वाले विशाल पक्षी के सिराज के शरीर को चारों ओर से घेर लिया और एक आग की लपटों वाला बवंडर बनाने लगा। आह! सिराज चिल्लाया क्योंकि आग की लपटों ने उसके सारे कपड़े जला दिए थे। तेज दर्द और गर्मी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसने तुरंत एक छोटी बोतल निकाली और उसके अंदर का कोल्ड लिक्विड पी लिया। ये देखकर ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। हालांकि उसे नहीं पता कि सिराज ने क्या पिया था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसने बिना कोई संकोच किए अपना भाला उसके सीने में घोंप दिया। रुक जाओ! ये देखकर प्रोफेसर शर्मा की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो जोर से दहाड़ने लगा। लेकिन सिराज का चेहरा अब तक सफेद पड़ गया था। उसके शरीर से लगातार खून बहे जा रहा था। उसके सीने पर बहुत गहरा जख्म आया था। भाले की नोक कोल्ड ऑरा के साथ चमक रही थी और सिराज के सीने को चांदी के सांप की तरह छलनी कर गई। लेकिन तभी अचानक ने वो नोक अपनी जगह कर ही रुक गई। ये क्या हो रहा है? ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाता, उसने महसूस किया कि एक पावरफुल फोर्स ने उसके भाले को घेर लिया और उसे एक और फेंक दिया। पैंग! भाला ठीक बगल की दीवार में जा लगा। ये क्या चल रहा है? पूरी भीड़ एक्साइटेड होते हुए ये नज़ारा देख रही थी। उन्होंने ऋतिक को सिराज को भाला मारते हुए देखा। तुमने कोई एनर्जी वाली दवाई खाई है? ऋतिक पीछे हट गया और सिराज को घूरते हुए उससे सवाल किया। एनर्जी लिक्विड। सिराज ने अपने साइड में देखा जहां एक छोटी सी शीशी मौजूद थी। ये कितना बेशर्म है! उसने ऋतिक को हराने के लिए एनर्जी लिक्विड का यूज किया था। कुछ लोगों को सिराज की ये हरकत काफी बेकार लग रही थी। ये एक ऐसी दवा दी जो इंसान की पावर को थोड़े समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ा देती थी। अतीत में फेडरेशन के वॉरियर्स ने पावरफुल ज़ॉम्बीज और इवॉल्व मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इस दवा का निर्माण जी था। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे। जो लोग इस दवा का यूज करते थे, फ्यूचर में वे लोग अपंग हो जाते थे और कभी एक पावरफुल वॉरियर नहीं बन पाते थे। ऋतिक ने जमीन पर पड़े सिराज को देखा और उसका सिर को कुचलने के इरादे से अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया। चैप्टर 24 विनर। जिंदगी और मौत की लड़ाई में कुछ भी करना गलत नहीं है। अब मरो मेरे हाथों से। ऋतिक की फीनिक्स तकनीक ने सिराज को काफी डरा दिया था। उसकी आग ने सिराज के ज्यादातर कपड़ों को जला दिया था और उसके चेहरे पर गहरे निशान छोड़े थे। ऋतिक के प्रति उसकी नफरत काफी गहरी थी और इसलिए उसने ऋतिक पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ब्रेकिंग पंच तकनीक। सिराज न केवल अपनी स्वॉर्ड से बल्कि अपनी पंच तकनीक से भी काफी माहिर था। ब्रेकिंग पंच तकनीक ब्रोंज लेवल की सबसे पावरफुल तकनीक थी। ये गलत है। ऋतिक भले ही भाला चलाने में एक्सपर्ट है,
लेकिन बिना किसी हथियार के मुझे नहीं लगता उसके पास कोई पंचाट होगा। भीड़ में से किसी एक इंसान ने कहा। ऋतिक ने उसके हमले पर कोई रिएक्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने पैरों में एनर्जी भरी और गोली की स्पीड के साथ सिराज के हमले की ओर अपना पंच कास्ट कर दिया। ठीक उसी समय ऋतिक ने अपनी फ्यूरी स्किल एक्टिवेट कर दी। फ्यूरी स्किल एक्टिवेट होते ही ऋतिक की स्ट्रेंथ, स्पीड और फिजिक तेजी से बढ़ने लगी। उसके पास भाला नहीं है और फिर भी वो आमने सामने टकराने की हिम्मत कर रहा है। प्रोफेसर शर्मा की आंखें जहर उगल रही थी जब उन्होंने ये सवाल किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक इतना पावरफुल होगा और टॉप रैंक के एक वॉरियर को एनर्जी लिक्विड यूज करने पर मजबूर कर देगा। सिराज ने एनर्जी लिक्विड का यूज किया है। मुझे लगता है हमें इस फाइट को यही रोक देना चाहिए, प्रोफेसर राजीव ने कहा। ऋतिक की पावर्स देखकर वो काफी ज्यादा शॉक में थे। पिछले कुछ दिनों में इस लास्ट रैंक के स्टूडेंट ने उन्हें काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। उसने जो अपना पोटेंशियल और टैलेंट दिखाया था, उसके मुताबिक वो एक पावरफुल वॉरियर बनने के काबिल था। ये बहुत अफसोस की बात होगी अगर वो इस फाइट में मारा जाता है। जिंदगी और मौत की इस फाइट में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर सिराज ने एनर्जी लिक्विड का यूज किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। ऋतिक ने उन्हें भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। शुरू में उन्हें लगता था कि सिराज ऋतिक को आसानी से हरा सकता है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शरीर को अपंग कर देने वाले लिक्विड पुराने थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में थोड़ा सुधार हुआ था जिसके मुताबिक उस लिक्विड को यूज करने से उतना नुकसान नहीं होना चाहिए जितना कि पहले हुआ करता था। आओ देखते हैं कौन जीतेगा। मास्टर आहूजा हंसे, फिर उन्होंने अपनी आंखें युद्ध पर वापस कर ली। पैंग! ऋतिक और सिराज के पंच आपस में टकराए और एक जोर का धमाका सुनाई दिया। दोनों ने अपने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला किया। क्या दर्शक इस नजारे को देखकर चकित रह गए। ऋतिक का पंच सिराज के पंच को झेल पा रहा था। ब्रेकिंग पंच सबसे पावरफुल पंच तकनीकों में से एक मानी जाती थी, तो फिर ऋतिक उसे कैसे झेल रहा था? यही सवाल सभी के दिलों में उमड़ रहे थे, लेकिन किसी के भी पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लगातार हमले होते जा रहे थे। हर एक पंच शरीर को कंपा देने वाली आवाज उत्पन्न कर रहा था। ऋतिक की आंखें माधल की तरह चमक उठी और उसने सिराज के शरीर पर हमले की झड़ी लगा दी। एनर्जी लिक्विड के असर से सिराज का शरीर काफी बड़ा और बेहद मजबूत हो गया था। मरो जाकर! सिराज पहले से ही काफी गुस्से में था और अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसका शरीर गुस्से से लाल हो गया था। आखिरकार ऋतिक ने उसकी इतनी बेइज्जती जो कर दी थी, वो भी उसके हजारों साथियों की नजरों के सामने। अगर आज उसने ऋतिक को जान से नहीं मारा तो जिंदगी भर उसे अपने ही अपमान झेलना पड़ेगा। यही सोचकर वो और भी ज्यादा पावरफुल हमले ऋतिक के ऊपर करने लगा। ब्रेकिंग पंच वास्तव में एक पावरफुल पंच आर्ट था और यहाँ तक कि इससे बचाव भी किया जा सकता था, लेकिन इससे इसे यूज करने वाले को भी काफी दर्द झेलना पड़ता था, और वही इससे सामने वाले को बुरी तरह घायल भी किया जा सकता था। लेकिन अपनी फ्यूरी स्किल के साथ ऋतिक की फिजिक में काफी सुधार हुआ था, जिसका मतलब था कि वो उन हमलों को आसानी से झेल सकता था। सिराज का हमला डॉज के बाद ऋतिक ने उसके सीने पर एक पंच मारा और एक तेज की आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज गई। फ्यूरी की टाइमिंग काफी आम थी और अगर वो एक बार डीएक्टिवेट हो गई तो ये ऋतिक के लिए काफी परेशानी भरी सिचुएशन होती। मेरा पंच आज तुमसे ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर कि ऋतिक उस पर हमला कर रहा था, सिराज ने एक दहाड़ लगाए और अपनी सारी सोर्स एनर्जी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। जब उसने अपनी मुट्ठियां खोली तो हर कोई उसकी मुट्ठियों और हवा के बीच की पावरफुल आवाज को सुन सकता था। तुम्हें भी मेरी ब्लास्ट पंच तकनीक का स्वाद चखना चाहिए, क्या पता इससे तुम्हारा वहम दूर हो जाए। ऋतिक ने हंसते हुए उससे कहा। ब्लास्ट पंच ताकनीफ इम्पॉसिबल! ऋतिक की आवाज सुनकर सभी वॉरियर्स शॉक के मारे फ्रीज हो गए। ब्लास्ट पंच तकनीक एक पंच आर्ट था जो ब्रोंज लेवल का था, लेकिन इससे जो एनर्जी निकलती थी वो सिल्वर लेवल की स्किल के बराबर थी। इम्पॉसिबल! अगर ये वास्तव में ब्लास्ट पंच ताकनीफ है तो ऋतिक उसे यूज करने से पहले खुद ही मर जाएगा। एक स्टूडेंट चिल्लाया। किसी ने भी इस स्किल को नहीं सीखा था। इसका कारण ये था कि ये स्किल अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने से पहले इसे यूज करने वाले को नुकसान पहुंचाती थी। यहाँ तक कि इस स्किल को सीखते समय एक वॉरियर की मौत भी हो गई थी, इसलिए कोई भी इसे सीखने को तैयार नहीं था। अरेना में जैसे ही सिराज का पंच ऋतिक की ओर आया, ऋतिक तुरंत साइड में हट गया और सिराज का बार खाली चला गया। ऋतिक रुका नहीं, उसने तुरंत रिएक्ट किया और एक पंच सिराज के कंधे पर जाकर लगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पंच मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? सिराज ने हंसते हुए कहा। एनर्जी लिक्विड का यूज करने के बाद उसकी मांसपेशियां काफी बड़ी और मजबूत हो गई थी। मुक्का तो दूर,
भाला भी उसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। किसने कहा कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा? ऋतिक ने उसका मजाक बनाया। क्या? सिराज की आईब्रोज सिकुड़ गई क्योंकि उसे अचानक से अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। जब ऋतिक का पंच उसे लगा था तो शुरू में उसे कोई दर्द नहीं हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसे आईने पूरे शरीर में दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। बैंग बैंग बैंग। तभी अचानक से उसे अपने शरीर के अंदर कई सारे ब्लास्ट होते हुए महसूस हुए। उसके सभी इंटरनल ऑर्गन और फ्लैश बुरी तरह फट गए थे। यही उस ब्लास्ट पंच तकनीक की खासियत थी। ये बाहरी बॉडी पर ज्यादा असर नहीं करती थी, ये इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स पर वार करती थी। सिराज की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सिराज का शरीर एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही मर चुका था। माफ करना दोस्त, मैं जीत गया। पूरा हॉल शांत हो गया था और सुई की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वो जीत गए। लीना ने आसपास की भीड़ को देखा, फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा। लीना की आवाज से जो लोग सदमे में चले गए थे वो होश में आ गए। ये कोई सपना तो नहीं है? ऋतिक अल्हावत जीत गया। क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ? ज्यादातर लोगों को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर क्लास 29 के स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आ रहे थे और ऋतिक के नाम के नारे लगा रहे थे। ये अभी तक मरा नहीं है, कोई बात नहीं, ये शुभ काम भी मैं अभी किए देता हूँ, ऋतिक ने बेरहमी के साथ कहा। क्योंकि सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसका मतलब था कि सिराज अभी भी जिंदा था।